टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्विनिज्म। आज हम लोग डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनकी थ्योरी है जो उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया था। और थोड़ा सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि डार्विनिज्म जो थ्योरी है ये किसने दिया था। डार्विनिज्म थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन। इसके नाम से ही पता चलता है इसका ये थ्योरी किसने दिया था। डार्विन अंकल हमारे जो थे उन्होंने डार्विनिज्म थ्योरी को दिया था और इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1809 को हुआ। ठीक है, उस समय शायद वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं होता था, इसीलिए डार्विनिज्म थ्योरी आ गया है। ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी जो है वो डार्विन अंकल थे हमारे, वो उन्होंने दिया था, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। और ये जो है 19 अप्रैल 1882 को डाई कर गए थे, यानी कि दुनिया को छोड़ के अलविदा कह दिए थे। ये डार्विन की जो बर्थ है और डेथ है, और डार्विन ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी को यानी कि डार्विनिज्म थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है कैसे, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी एक्सेप्टेबल हुई थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था, इसीलिए इनके नाम पे क्या इस थ्योरी को कह दिया गया डार्विनिज्म के। ठीक है, जो ये साइंटिस्ट थे इन 1831 यानी कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1831 को, उस समय इसका एज हो रहा था 22 डार्विन का, और ये गए थे गैलापागोस आइलैंड। कहाँ गए थे 1831 को? गैलापागोस आइलैंड गए थे। क्यों गए थे? तो गैलापागोस आइलैंड गए थे और वहाँ पर जो गए तो वहाँ पे जा करके इन्होंने लगभग इतने वर्ष का समय बिताया, फ्रॉम 1831 टू 1836। लगभग 5 साल का वक्त उन्होंने वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में बिताया। और गैलापागोस आइलैंड है कहाँ पे? ये वो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जब जाएंगे तो हमें ये गैलापागोस आइलैंड वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ गैलापागोस आइलैंड है जहाँ पे डार्विन अंकल जो है हमारे 1831 को गए थे और वहाँ पे वो लगभग 5 साल रुके, फ्रॉम 1831 टू 1836 तक रुके। और उन्होंने वहाँ पर एक डार्विन फिंचेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल। उन्होंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो बर्ड्स हैं उनके बिग्स जो है, जो चोंच है, जो खाने वाला फूड है, जैसे हमारे पास माउथ है वैसे जो बर्ड्स के पास चोंच होता है, तो उसका डिफरेंट टाइप का चोंच है उस बर्ड्स में। तो उन्होंने ये वहाँ पे जाकर ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिज्म जैसा फूड ले रहा है, जैसे हैबिटाट में रह रहा है, जिस तरह का फूड ले रहा है, उस अकॉर्डिंग उसके बिग्स में मॉडिफिकेशन आया और उस अकॉर्डिंग वो उसका बिग्स मॉडिफाई करके उस फूड के लिए वो एडजस्टेबल हो गया। तो इसीलिए गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? और लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। किसको कहा जाता है? गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो इनकी थ्योरी आई थी, इनकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई थी 1858 में। 1858 में इन्होंने थ्योरी दी थी। एंड इसका जो बुक्स था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक इसकी पब्लिश हुई थी किस ईयर में? 1859। ठीक है, इनकी थ्योरी दी गई थी 1858 में और इनका जो बुक्स था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो पब्लिश हुई 1859 ईस्वी में। इनके अनुसार यानी कि डार्विन के अनुसार इनका ये कहना है कि जो नेचर है, नेचर में वही प्लांट्स एंड एनिमल्स सेलेक्ट होते हैं। दोज प्लांट्स एंड एनिमल आर सेलेक्टेड बाय नेचर व्हिच अडैप्ट हिमसेल्फ या चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेबल एनवायरनमेंट।
यानी कि जो चेंज इन्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर जो चेंज लाए, ठीक है, और वैसा चेंज वो अडेप्ट कर सके तो वो नेचर में अडेप्ट होगा, अदरवाइज वो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। सिंपली कि वही प्लांट एंड एनिमल सरवाइव कर सकता है जो बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले, वही सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज वो नेचर से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि नेचर सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल विच चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अदरवाइज इट इज एलिमिनेट आउट बाय द नेचर। ये डार्विन का कहना था। इसी के जैसा सेम एक और हमारे साइंटिस्ट अंकल थे जिनका नाम था वेलेस, ठीक है। वेलेस जो है ये गैलापागोस आइलैंड गए थे, तो वेलेस मलाया आर्चिपेलागो गए थे, ठीक है। तो दोनों में की थ्योरी जो है लगभग मतलब एक ही थीम पे है, और डार्विन वेलेस थ्योरी जो ये कहती है, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेलेस थ्योरी, एक मिनट आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेलेस थ्योरी क्या कहती है, तो सबसे पहली बात कि ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा वेरिएशन, चौथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और पांचवा ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एक नए स्पीसीज को ओरिजिन होने के लिए, ओरिजिनेट करने के लिए इन सभी चीज का उसके अंदर चेंजेस आना जरूरी है। देखेंगे कैसे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डार्विन ने कहा था नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। ये पांच कैरेक्टर जो है, ये पांच कैरेक्टर किसी नए स्पीसीज को जो है बर्थ देती है। तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओवर प्रोडक्शन यानी कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन यानी कि जो नेचर है उसमें हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा। रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारा जो नेचर है इसमें सब कुछ जो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फूड, तो कभी ना कभी तो खत्म होना है। लेकिन जिस संख्या में पॉपुलेशन है, जिस संख्या में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, उस संख्या में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉपर फूड शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है ऑब्वियस सी बात है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि अगर मान लो कि 1 लाख लोग हैं और खाने के लिए सिर्फ जो है 50 किलो अनाज ही है, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। एक अपने आप में मतलब खाने के लिए झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो उसमें से कुछ आदमी भूखे भी रह सकते हैं ज़्यादा दिन तक, तो वो क्या कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल किए, और कुछ आदमी थोड़ा बहुत खा करके भी रहा। तो उस 1 लाख लोगों में मान लो कि अगर 50 क्विंटल चावल है, 50 किलो चावल ही है, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। उस में जो एडजस्ट कर जाए, ठीक है, वो सर्वाइवल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वही होगा कि अपने आप को जीवित रखने के लिए, एग्जिस्ट रखने के लिए संघर्ष करेगा। तो ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा रिप्रोडक्शन हुआ, और जिस अमाउंट में रिप्रोडक्शन हुआ, हमारे नेचर में लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेज, स्पेस लिमिट है, फूड लिमिट है, शेल्टर लिमिट है। तो जिसके लिए क्या करना होगा, ऑर्गेनिज्म को और एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी रहने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो होता है 3 तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, ठीक है। ये 3 तरह का होगा। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल।
इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। किस तरह का स्ट्रगल लोग करेंगे? और इंटर स्पेसिफिक यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि स्ट्रगल जो होगा किसी एक भी सोर्स के लिए झगड़ा होगा। यानी क्यों झगड़ा होगा? यहाँ पे स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है? तो अपने बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स क्या है? खाना पीना रहना, ये तो बेसिक नीड्स है ना। इसी के लिए इसको स्ट्रगल करना है, इसको स्ट्रगल करना है। तो यहाँ इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया जब दो अलग अलग स्पीसीज एक साथ मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करें। यानी कि प्रे प्रेडेटर का रिलेशनशिप यदि हम देखें तो प्रे क्या करता है? बचने की कोशिश करता है प्रेडेटर से। प्रे अलग स्पीसीज है, प्रेडेटर अलग स्पीसीज है। मान लो बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग है बहुत सारे बर्ड्स को मारते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या होगा? उसके लिए प्रेडेटर हो गए, और जो वहाँ पे जो बर्ड्स को मारा जा रहा है उसको क्या हो गया? वो प्रे हो गया। तो प्रे हमेशा प्रेडेटर से बचने का काम करता है। क्यों बचने का काम करता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें। इसके लिए वो स्ट्रगल करता है कि प्रेडेटर से वो अपना छुप के चलने का काम करता है। तो प्रे प्रेडेटर का रिलेशनशिप जो है हमें इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देता है कि दो अलग अलग स्पीसीज आपस में रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए जो स्ट्रगल करे, दैट इज इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है। दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या हुआ कि विद इन सेम स्पीसीज, विद इन सेम स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो विद इन सेम स्पीसीज यानी कि सेम स्पीसीज के बीच में जब किसी भी रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल हो, तो वो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि फिश है, एक बड़ी फिश है और छोटी फिश है। बड़ी फिश किसको खाएगी? छोटी फिश को खाएगी। तो ये सेम स्पीसीज तो सेम है, फिश ही है, लेकिन अपने को सर्वाइव करने के लिए वो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है? खा रही है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल को जो है और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भी कहते हैं। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। STR स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रगल है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल या इसी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। कि कब आ सकता है ये? कैसा होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल? जैसे कि मान लो कभी बाढ़ आ गया, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज आ गया, ड्राउट हो गया, ज़्यादा हॉट हो गया, ज़्यादा सुखाड़ आ गया, फिर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। तो इन सभी कंडीशन से जो बच करके जो ऑर्गेनिज्म लिविंग रह जाए, तो वो क्या किया? उन्होंने अपने आपको सर्वाइव करने के लिए क्या किया? स्ट्रगल किया, तभी वो सर्वाइव हो सका। यहाँ पे बाढ़ भी आया था, फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। याद है ना, बाढ़ आया था, फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो बाढ़ में फंसे थे, वो अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल किए, और जो डीप एरिया में रहने वाले लोग थे वो काफ़ी स्ट्रगल करने के लिए बाहर आए और वो अब सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट हुआ, यानी एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल किया उन्होंने। जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ के द्वारा एक स्ट्रगल जनरेट हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, और उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल करके ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, या उसी को कहेंगे एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो स्ट्रगल जब करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है और वो अपने आप को बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स जो चीज़ें पूरी करने की है वो कम है, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म को मिलेगा, और जब कुछ ही ऑर्गेनिज्म को मिलेगा तो और भी सारे ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म किसको मिलेगा ये तो नहीं पता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा। और जब स्ट्रगल करेगा रहने के लिए, तो क्या करेगा? अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा। मान लो कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, तो हम लोग अपने आप को उस गर्मी में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएगा। मतलब अभी के पहले के टाइम का बता रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि डायनासोर था, उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं ला पाया, इसलिए वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट कर गया। तो कोई और ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी में बदलते हुए इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी में चेंजेस लाया, और जब ही कोई ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से गुजरेगा तो अपने अंदर चेंज लाएगा ही लाएगा। एंड दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीड्स अ वेरिएशन। ये क्या लाएगा? वेरिएशन लेकर के आएगा। और ये वेरिएशन लेकर के आएगा यानी कि रहने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाना जरूरी है, जो कि इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का ही परिणाम है क्या? वेरिएशन, चेंजेस। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएगा तो वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है,
वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ म्यूटेशन चला आ रहा हो हमारे एंसेस्टर से, जो कि हमें तो नहीं दिख रहा, पर हो सकता है हमारे आगे आने वाले जनरेशन में वो दिखे। तो वो जो वेरिएशन दिखे हो सकता है वो म्यूटेशन पॉजिटिव म्यूटेशन भी हो या नेगेटिव भी हो, यानी हो सकता है वो यूजफुल भी हो, हार्मफुल भी हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला भी आ सकता है, ठीक है, और नहीं हार्मफुल आ जाएगा तो सर का बोझ हो जाएगा, ठीक है। तो यूजफुल वेरिएशन भी हो सकता है और हार्मफुल वेरिएशन भी हो सकता है। लेकिन जो यूजफुल वेरिएशन होता है तो वो अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के अनुसार यदि है यूजफुल वेरिएशन सेलेक्ट करता है नेचर, ठीक है। तो हमेशा यूजफुल वेरिएशन जो है वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाता है, वो सर्वाइव हो जाता है, और जो हार्मफुल म्यूटेशन होता है या हार्मफुल वेरिएशन होता है वो उसको नेचर क्या करता है, एलिमिनेट आउट कर देता है, उसको नेचर सर्वाइव नहीं करता है, यानी कि वो नेचर में वो अडेप्ट करने लायक नहीं है, वो इस दुनिया से अलविदा कह देता है, इसे डायनासोर्स अलविदा कहते हैं। तो जब वेरिएशन किसी में होता है, चेंज होता है, यूजफुल चेंज यदि है तो नेचर उसको क्या करेगा, सेलेक्ट किया, इट मीन्स कि इट इज रेडी फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि ये नेचर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए फिट है, क्या सर्वाइवल फॉर फिट है। तो वेरिएशन जब किसी ऑर्गेनिज्म में आया तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट है, दैट लीड्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म जो है एच स्पेंसर नाम के एक साइंटिस्ट अंकल थे जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म को, लेकिन बाद में डार्विन अंकल जो थे उन्होंने इसी टर्म को क्या कर दिया, नेचुरल सिलेक्शन टर्म दे दिया। उसके बाद जब इतने चेंजेस आए, अपने आप को ऑर्गेनिज्म रहने के लिए स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल करने के लिए अपने अंदर चेंज लाए, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं पे जाते हैं हम लोग और हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम लोग क्या मान लो एक रूम में फैल से रहते हैं और कहीं गए और पता चला कि एक रूम में 50 लोग रहने के लिए मिला, तो हम लोग उसमें एडजस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश तो करेंगे, और यदि हम एडजस्ट कर लिए उसमें तो स्ट्रगल तो कर ही लिए, एक रात में स्ट्रगल तो करिए, कहीं शादी वादी में जाते हैं तो ऐसा होता ही है ना कि रह रहे हैं एक रूम में घर में और वहाँ जाकर के 50 लोगों के बीच में रहो, ठीक है, तो एक रात में हम लोग स्ट्रगल कर लिए, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल किया हमने, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अपने अंदर चेंजेस लाए, अपने बिहेवियर में चेंजेस, अपने स्ट्रक्चरल में चेंजेस आ सकता है, वेरिएशन के कारण हो सकता है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर में चेंज आए, उसके बिहेवियर में चेंज आए। तो वेरिएशन जो होता है वो एक्चुअली में जो चेंज होता है वो जेनेटिक चेंज होता है, लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया था एक्चुअली मैकेनिज्म जो टू क्रिएट वेरिएशन, मतलब वेरिएशन जो है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा क्रिएट हो रहा है ये डार्विन ने नहीं बताया था, तो ये इनका ड्रॉबैक है। तो वेरिएशन क्रिएट हुआ, वेरिएशन क्रिएट होने का मतलब ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज लाया, और जब चेंज लाया तो नेचर में वो फिट सर्वाइव करने के लिए फिट हो गया, और जब इतने सारे चीज़ें हुआ नेचुरल में फिट हो गया तो क्या हो गया, अब क्या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ। एक डार्विन वेलेस ने एक चार्ट दिया था और उनके थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि हाउ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, ठीक है। जब ओवर प्रोडक्शन है और लिमिटेड फूड एंड स्पेस है तो रिजल्टिंग क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, यानी लड़ाई झगड़ा करेगा, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा, संघर्ष करेगा, तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा। मान लो कि यहाँ पे 2 स्पीसीज रह रहे थे और यहाँ पे फूड है मान लो यहाँ 3, ठीक है, तो क्या करेगा, ये झगड़ा करेगा इससे कि नहीं ये दोनों फूड भी हम ही खाएंगे, और ये क्या झगड़ा करेगा कि ये दोनों फूड हम ही खाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कंपटीशन नेचर का होगा तो दोनों में से कोई सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन इसमें से क्या करेगा, होशियार जो अगर होगा तो क्या कहेगा कि अरे भाई एक काम करते हैं, इसमें से यही दोनों तू ले ले, एक ही पे हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप को चेंज किया, ये 2 फूड खाता था लेकिन अब क्या करेगा, एक ही फूड पे सर्वाइव करेगा, तो ये अपने अंदर क्या लाया, चेंज लाया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके बोला कि नहीं ठीक है हम इसी में खा करके रह लेंगे, तो जितना देर अब इसको 2 चीज़ खाने का आदत था लेकिन ये एक ही खा रहा है, तो स्ट्रगल कर रहा है, और कुछ दिन के बाद इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीड्स वेरिएशन।
वेरिएशन देखने को मिला। और जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किया और उसमें वेरिएशन देखने को मिला, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब इस तरह का चीज़ें होंगी, यानी कि अपने आप को चेंज कर लेगा, तो क्या होगा, नेचर में रहने के लिए फिट हो जाएगा, तो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा कि नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन या एनवायरनमेंट चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, यानी किसी भी एनवायरनमेंट में जो भी एनवायरनमेंट चेंज होगा उसमें अपने आप को फिट रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए फिट। इट लीड्स टू, इसका परिणाम क्या होगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट में रहने के लिए तैयार हो जाए, तो यही से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। और ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज तुरंत नहीं हो जाता है, जितना स्टेप में हमने बोर्ड में लिखा इतना ही स्टेप में नहीं होता। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे होगा कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये हमारे एंसेस्टर से चेंजेस आता जाए, ठीक है, हमारे एंसेस्टर में कहीं चेंज हुआ एंड दिस चेंज आर इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, इस तरह से ये चेंजेस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। एंड रिजल्टिंग क्या होगा कि एक जनरेशन में जो भी ये चेंजेस देखने को जो भी चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी आगे जा करके नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि इवोल्यूशन इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है कि अगर कोई एक चेंज हुआ तो हो सकता है कि 10 जनरेशन के बाद वो चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, तो तब जाकर के एक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा, जो कि हमारे एंसेस्टर में जो कैरेक्टर में चेंज हुआ था, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट हुआ, और वो जाकर के तब जाकर के किसी एक जनरेशन में, आगे आने वाले एक जनरेशन में वो देखने को मिला और एक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बना। इस तरीके से एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हमारे नेचर में होता है। और अपने आप को फिट रखने के लिए इतनी सारी वेरिएशन रखना ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि अपने आप को एग्जिस्ट करना है तो उसमें स्ट्रगल की क्षमता होनी चाहिए, संघर्ष करना आना चाहिए। वेरिएशन, अपने आप को कहीं पे भी अपने आप को इस तरीके से चेंज करके रखना चाहिए किसी भी इन्वायरमेंट में जा करके वो फिट हो सके, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सके, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सके। तो ये है डार्विनिज्म की थ्योरी और डार्विनिज्म में ये कहा। यदि हम इसको शॉर्ट में बताना चाहें कि मतलब पूरे जितना चीज़ हमने बताया है उसको शॉर्ट में करना चाहें तो सिंपली कहेंगे कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ओवर प्रोडक्शन और सोर्स हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। 4-5 अंडे ही हैं और खाने वाले 10 लोग हो तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाफ ले लो, नहीं तो उसका भी हाफ ले लो, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, वेरिएशन लाना पड़ेगा। और वेरिएशन जब ले आया कि कोई ऑर्गेनिज्म तो वो नेचर में फिट हो गया, यानी कि उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। और नेचुरल सिलेक्शन तभी होगा जब वो वेरिएशन यूजफुल वेरिएशन होगा। हार्मफुल वेरिएशन नेचर से एलिमिनेट आउट हो जाता है। यदि हार्मफुल वेरिएशन अगर नेचर में रहेगा तो वो और भी ज़्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जनरली हार्मफुल जो भी चेंजेस होता है वो नेचर उसको एलिमिनेट कर देता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी एक सुना होगा कि एक बेबी ने जन्म लिया जिनका फेस क्या पूरी बॉडी लाइक एलियन लाइक दिख रहा था, ठीक है, ऐसा न्यूज़ में सुना होगा, हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। तो वो क्या एक नई स्पीसीज की तरह लग रहा है ना, वो म्यूटेशन उसके पेरेंट्स में म्यूटेशन हुआ होगा, कुछ ऐसे जिनसे कारण हो सकता है, कुछ उसके पेरेंट्स में नहीं, उसके बहुत पुराने एंसेस्टर से वैसा कुछ चला आ रहा हो, तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म हुआ। तो क्या वैसा ऑर्गेनिज्म अभी के समय में फिट हो सकता है? नेचर उसको फिट नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज 6 डेज 5 डेज ही सर्वाइव कर सकता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो हार्मफुल म्यूटेशन होता है उसको नेचर जो है सेलेक्ट नहीं करता है, जो यूजफुल म्यूटेशन होता है उसको ही नेचर सेलेक्ट करता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि कैसे ये करता है, इस जो वेलेस डार्विन वेलेस चार्ट दिखा दिया इन्होंने, ये सबसे सिंपल वे है इसको समझने का। अब जो डार्विन है इन्होंने ये सब चीज़ें तो दिया, ये डार्विन की थ्योरी के अनुसार जितनी चीज़ हमने बताया ये था, लेकिन डार्विनिज्म का कुछ ड्रॉबैक भी था कि उन्होंने कुछ चीज़ें को बताया तो सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर अराइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया,
दूसरा क्या है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसका एग्जिस्टेंस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तीसरा क्या चीज़ें हैं कि इन्होंने कि वेरिएशन क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन वेरिएशन के पीछे क्या है, आखिर क्या फैक्टर है जो वेरिएशन करा रहा है। ऐसा तो वेरिएशन नहीं हो जाएगा, अभी हम लोग रह रहे हैं, अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं? ऐसा चेंज तो नहीं ला सकते। चेंज जो होता है वो हमारे जेनेटिक चेंज होता है, यानी कि जो म्यूटेशन होगा वो हमारे जीन में म्यूटेशन होगा और उसके कारण चेंजेस आ रहे हैं। ये चीज़ें इनके पीछे जो फैक्टर है कि आखिर वेरिएशन क्यों हो रहा है, इन्होंने बताया कि वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन होगा तभी कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, बट इन्होंने ये मैकेनिज्म टू क्रिएट वेरिएशन ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्या मैकेनिज्म है, यानी इसके पीछे क्या राज है जिसके कारण वेरिएशन हो रहा है, तो ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक है डार्विनिज्म का। बाद में इनके ड्रॉबैक पे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मेयर आए, हक्सले आए, जॉब जेन्स्काय नाम के साइंटिस्ट आए, मूलर साइंटिस्ट आए, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस डार्विन थ्योरी पे, यानी कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे उन्होंने काम किया। और उन्होंने जब काम किया तो डार्विन के अगेंस्ट बहुत सारे कंक्लूजन निकाले और उनको उन्होंने प्रूफ करके बताया कि हाउ दिस इज करेक्ट एंड हाउ द डार्विनिज्म वाज इनकरेक्ट इन दिस स्टेज। तो उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन करके बताया और उसी को नियो डार्विनिज्म कहते हैं। तो नियो डार्विनिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज डार्विनिज्म समाप्त करते हैं। ठीक है।